परसों का दिन कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा। और ये कागज़ आप सब लोगों को दिया था, है ना? तो पढ़ा होगा इसको। आप में से बताओ कितने स्टूडेंट्स को ये कागज़ पढ़ने के बाद में जोश आया? ऐसे पूरे हाथ उठाओ, पता लगे। ठीक है। वैसे तो आपके हाथ उठाने का तरीका भी बहुत कुछ बता देता है। मैंने पूछा भाई कितने बच्चों को जोश आया, एक तो ऐसे, कितने बच्चों को जोश आया ऐसे, थोड़ा फ़र्क पड़ता है ना? देखो, जोश आता है इसका मतलब ये हुआ कि माइंड में एनर्जी है ना? ये जोश सबको नहीं आ सकता। अब आप लोगों को क्यों आया उसका रीज़न है, क्योंकि आप लोग कुछ करके दिखाना चाहते हैं इसलिए। वरना तो ये कागज़ अगर मैं बाहर रेस्टोरेंट बहुत हैं, वहाँ जो कचौरी समोसे और पोहे बनाने वाले भाई साहब हैं उनको ले जाकर अगर दे दूँ, वो पढ़ेंगे तो उनको जोश आएगा क्या? नहीं। लेकिन वो इस कागज़ का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, इसके अंदर कचौरी पोहे समोसे डाल करके, है ना? दूसरी बात, अगर मैं ये किसी बच्चे को दे दूं तो वो क्या करेगा? एरोप्लेन बना के उड़ाएगा इसका, है ना? और एक बार तो हद हो गई थी। पहले क्या था, ये जो कागज़ है अभी तो दोनों साइड में प्रिंट किया हुआ आपको दे रहा हूँ, पहले एक ही साइड में प्रिंट किया हुआ था बारीक अक्षर में। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को दिया था मेरे स्कूल में। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे पढ़ने वाले होते हैं, कुछ तो नालायक होते ही हैं। ये तो वरदान मिला हुआ है हर स्कूल के अंदर कि नालायक स्टूडेंट्स हर जगह मिलेंगे। तो उनमें से कुछ ने क्या किया, उसके पीछे गणित के सवाल सॉल्व कर लिए, रफ काम कर लिया। मैं गया, अचानक मेरी नज़र पड़ी। मैंने उनको एक बात बोली कि ये कागज़ काम का है कि नहीं? हाँ सर, बहुत काम का है। मैंने कहा पता लग रहा है काम का है, उसके पीछे रफ काम करने के लिए काम में आ रहा है। मैंने कहा संभाल के रखोगे? हाँ सर, संभाल के रखेंगे। आपके यहीं पे अंकित व्यास सर पढ़ाते हैं साइंस। सन 2009 में आदर्श बाल मंदिर स्कूल में मैं गया था यही क्लास लेने के लिए। तो अभी परसों में आया था तो अंकित व्यास सर मिले। बोले सर आप 2009 में आए थे, तब मैं वहाँ उस स्कूल में पढ़ता था और आपने वो जो कागज़ दिया था मैंने तब से लेकर के आज तक संभाल के रखा हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैंने आप लोगों को 3 कॉपी दी थी और कहा था 1 कॉपी किसी को भी दे देना। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने दी वो कॉपी? वेरी गुड। अब बाकी ने नहीं दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को दूं और वो आगे बढ़ जाए? नहीं, एक्चुअल में उनको कोई ढंग का पात्र नहीं मिला जिसको ये दे सकें, क्योंकि उनके अड़ोस पड़ोस में या जो कोई होंगे उनके लिए वो ऐसा सोच रहे थे इसको देंगे तो ये कदर नहीं करेगा, ठीक है? और कुछ ने शायद इसलिए संभाल के रखा होगा कि अभी हम इसकी और फोटोकॉपी कराएंगे और बांटेंगे। ये भी हो सकता है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये कागज़ आपने परसों पढ़ा था या कल पढ़ा था? दोनों दिन पढ़ा था। एक बात और बोली थी, मैंने कहा था 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। ये बात बोली थी ना? कितने स्टूडेंट्स ने 2 घंटे की 1 सिटिंग पढ़ाई की हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ बताओ। अच्छा ठीक है, 1.5 घंटे तक कौन पहुंच गए थे? ये 1.5 घंटे तक ट्राई किया ना? ठीक है। और 1 घंटे तक कौन पहुंच गए थे? ठीक है। आप लोगों ने एक बात महसूस की होगी कि जब पढ़ाई करते हैं तो डिस्टर्बेंसेस आते ही हैं, है ना? बहुत आते हैं, तरह तरह के डिस्टर्बेंस आते हैं। कभी हो सकता है कि घर पे मेहमान आ गए,
कभी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने कोई काम दे दिया, कभी हो सकता है आपको कोई काम याद आ गया, है ना। और होता है जैसे पढ़ने बैठते हैं तरह तरह की बातें याद आती है, काम याद आते हैं, और ये करना था, वो करना था, ये करना था, वो करना था। अब ऐसा क्यों होता है समझना। मैंने आपको उस दिन कहा था प्रकृति नाम की चीज़ है। जब हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं तो प्रकृति या नेचर आकर के डिस्टर्ब करती है, ये बात बोली थी। तो आपके अंदर बैठा हुआ एक मन नाम का प्राणी है ना, तो वो उस प्रकृति के चारे लग जाता है। अब वो क्या करता है, अब पढ़ते हैं, जैसे पढ़ने बैठे वैसे ही वो काम याद आ रहे हैं, इतनी देर क्यों नहीं याद आए। अब वहाँ पे फिर क्या होता, अभी उठ जाते हैं, वो काम कर लेते हैं पहले। क्यों भाई, मतलब पढ़ाई सेकेंडरी चीज़ हो गई। कभी ऐसा नहीं करना। आप एक डायरी रखो अपने साथ में, जब भी कोई काम याद आए कि ये करना है, उस डायरी के अंदर नोट कर लो, लेकिन अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दो, ठीक है। फिर जो आपके पढ़ने का टाइम है, अगर आपके घर के मेंबर्स हों या फ्रेंड्स हों, पढ़ाई के टाइम पे आपको कोई काम कहें तो पोलाइटली उनको बोल दो कि मैं पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद मैं कर दूँगा, ठीक है। और एक चीज़ है, एक और तरह का डिस्टर्बेंस आता है। एक तरह का क्या, दो तीन तरह के आते हैं। तो टीवी, मोबाइल, है ना। अब कुछ जो है अपने पढ़ने की टेबल पे साथ में मोबाइल लेके रखते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज बजा, पढ़ते पढ़ते चेक कर लेते हैं एक बार, ये उठाया थी नहीं। या फिर टीवी, उसमें सीरियल आ रहा है बढ़िया, और कुछ बॉयज़ के साथ में प्रॉब्लम क्या है, क्रिकेट आ रहा है, मैच, वनडे है, टेस्ट है, आईपीएल है, कुछ भी। नेचुरल सी बात है, मन भागेगा उस तरफ, लेकिन आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। हाँ, अगर आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, जैसे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है, जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो कर लिए, उसके बाद आप रिलैक्स्ड हो, फिर आप टीवी देखना चाहो देख लो। लेकिन आप अपनी पढ़ाई और ज़रूरी काम छोड़ कर के टीवी देख रहे हो और मोबाइल देख रहे हो, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब ये जो छोटी सी डिवाइस है जिसको अपन बोलते हैं मोबाइल, इसको अपना गुलाम बना के रखना है, हमें इसका गुलाम नहीं बनना है। बात आई समझ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमें चला रहा है, नो। होना क्या चाहिए, ये हमारे अकॉर्डिंग चले। अब इसका प्रॉपरली हम यूज़, अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ख़राब इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों ही। डिपेंड करता है आपकी नेचर पे और आपकी विल पावर पे। अगर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करोगे तो ये आपको हाइट पे लेके जाएगा, और अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो नीचे धकेलेगा। तो इसका गुलाम नहीं बनना है, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। अपनी संकल्प शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। मैंने कहा था ना 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, बीच में 5 मिनट का ईमानदारी का ब्रेक लेना है। मैंने कहा 5 मिनट का ईमानदारी का, उसका रीज़न भी समझ में आ रहा होगा। ईमानदारी वर्ड क्यों डाला मैंने पहले भी बताया था। ये जो अंदर की ईमानदारी होती है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं करना है। होते हैं कुछ स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर जो पढ़ते हैं ना, वो जैसे ही टीचर आते हैं क्लास या क्लास के बाहर से होके निकल रहे हैं, यूँ तो धमाले कर रहे हैं, और जैसे देख रहे हो टीचर देख रहे हैं, पढ़ने बढ़ जाते हैं और दिखाते हैं हम तो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। वो क्या है, दिखावा। क्लास शोर कर रही है, अब आप टीचर बनने वाले हो, है ना। क्लास शोर कर रही है और जैसे टीचर आया चुपचाप बैठ गए, क्यों भाई, दिखाने के लिए। या फिर अपने आप को ऐसा शो करना कि मैं तो बहुत डिसिप्लिन में रहता हूँ, ऐसा शो करना। या फिर ये हो सकता है डर हो मन में कि कहीं ऐसा नहीं हो कि डांट पड़ जाए। अब ये डिसिप्लिन क्या चीज़ है, और कुछ लोग क्या है इसको प्रतिबंध मानते हैं कि जैसे आज की जो क्लास का टाइम है 10 बजे का,
मोटिवेशन की क्लास का टाइम आप सबको पता है। मैं अभी आया तो 1 मिनट लेट हो गया, नीचे अपनी गाड़ी से उतरा तो 10:01 हो गए और ऊपर आते आते 10:02 हो गए। अब मैं यूँ डर रहा था कि मैं 2 मिनट लेट हो गया, और जब आकर के यहाँ हॉल में देखा तो स्टूडेंट्स आधे से भी कम। तो मैं यूँ सोच रहा कि इसका मतलब तो मैं 10-15 मिनट भी लेट आता तो भी चलता। अब वो सर ने कहा कि सर आप बैठ जाइए अंदर, तो मैं बैठ गया। फिर देर होने लगी, मैंने कहा मैं चलता हूँ, जितने हैं उनके साथ में शुरू करते हैं, ठीक है। अब जो नहीं आए उनका अपन क्या करें, हो सकता है उनको लग रहा हो ये तो एक तरह का प्रतिबंध है, ठीक है। स्कूल में बच्चों को कहा जाता है कि क्लास के अंदर ही बैठना है, बाहर नहीं निकलना है। अब उनको यूँ लगता होगा कि हमको तो जेल खाने में बंद कर दिया जैसे, वो उसको प्रतिबंध मानेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें, पतंग वाला। पतंग आसमान में उड़ रही है, मानवीकरण कर दें, पतंग को भी इंसान समझ लो और वो धागा है उसको भी इंसान समझ लो। अब वो पतंग उड़ रही है आसमान में, उसने कहा धागे को कि ये धागे मुझे और ऊपर जाना है आसमान में, तूने मुझे बांध रखा है। धागे ने कहा नहीं नहीं, तू तो मेरी वजह से ऊपर है, चल और ऊपर जाना है। तो वो चक्री से थोड़ा खुल गया, पतंग थोड़ी और ऊपर आ गई। पतंग ने कहा नहीं मुझे और ऊपर जाना है, धागा चक्री से और खुल गया, नहीं और ऊपर जाना है, थोड़ा और खुल गया, नहीं और ऊपर जाना है, थोड़ा और खुल गया, और लास्ट में वो गांठ आ गई। अब धागे ने कहा मेरी लिमिट ख़त्म हो गई। पतंग ने कहा कि तूने मुझे बांध के रखा है, तू प्रतिबंध है मेरे लिए, मुझे और ऊपर आसमान में जाना है, तू जाने नहीं दे रहा है। धागे ने कहा कि तूने मुझे समझने की भूल की, मैं प्रतिबंध नहीं हूँ, मैं अनुशासन हूँ, डिसिप्लिन हूँ, और तू ऊपर है मेरी वजह से ही ऊपर है, प्रतिबंध नहीं हूँ, अनुशासन नहीं। पतंग को बात समझ में नहीं आई, मुझे और ऊपर जाना है, तू टूट जा। धागे ने कहा सोच ले, हाँ टूट जा, सोच ले। धागा टूट गया। अब जैसे ही धागा टूटा तो आप बताओ पतंग कहाँ जाएगी, अब नीचे आएगी। तब जाके उस पतंग को समझ में आया कि जिसको मैंने प्रतिबंध समझा था वही अनुशासन था जिसने मुझे ऊपर उठा के रखा। ये इम्पोर्टेंस है डिसिप्लिन की। अब मैंने आपको कहा कि 2 घंटे की पढ़ाई करनी है तो मन को कंट्रोल में करके रखना तो पड़ेगा, तकलीफ़ होती है, लेकिन ये जो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है इसको सहन करो। ये थोड़ी सी तकलीफ़ सहन करोगे तो फ्यूचर में आपको बड़े बड़े इनाम मिलेंगे। अंदर की ईमानदारी, किसी को दिखावे के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, अंदर की ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। ध्यान देना, दिखाना किसको, अपने आप को दिखाओ, या यूँ समझ लो है कोई देख रहा है हमको, हमारी मेहनत वो देख रहा है। बात आ गई समझ में? तो वो विल पावर, वो संकल्प शक्ति डेवलप करो। उससे क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जो पढ़ने में मन नहीं लगता था वो लगेगा। ध्यान देना, ये प्रैक्टिस डेवलप करोगे ना 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद आपको अपने आप अंदर से एहसास होगा कि मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है, मेरा स्टेमिना बढ़ रहा है, मेरी सिटिंग पावर बढ़ रही है। बात आई समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं। इंसान का दिमाग ऐसी चीज़ है जिसका जितना अधिक उपयोग किया जाता है उतना तेज़ चलता है। इसका उपयोग ना करने पर इसमें जंग लग जाती है और इसका चलना धीमे हो जाता है। जंग लग जाती है इसमें अगर इसका खोपड़े का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो अभी ये कैसे समझें, अब अपने यहाँ प्रतापगढ़ में तो रेलवे स्टेशन है नहीं, ट्रेन आती नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आप ट्रेन में गए होंगे। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि जिस पटरी पर से रेगुलर ट्रेन्स गुजरती हैं वो पटरियाँ चमकती रहती हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन की साइड वाली पटरियाँ जहाँ कभी ट्रेन नहीं जाती वहाँ जंग लग जाती है। बात आई समझ में? मतलब जिन पटरियों का इस्तेमाल होता रहता है वो चमकती रहती है। खोपड़ा भी ऐसा ही है, आप इसका इस्तेमाल, ये आपसे पढ़ाई करवाई जा रही है और ये इतना झमेला करवाया जाता है, ये सब इसीलिए तो है ना। इसका उपयोग ना करने पर इसमें जंग लग जाती है और उसका चलना धीमे हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में हर प्रकार की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को स्वीकार करना सीखें। हम जितनी चुनौतियों से जूझते हैं उतनी ही हमारी प्रखरता, क्षमता और शक्तियाँ भी बढ़ती जाती हैं।
अब जैसे यहाँ स्टेज पे आकर के बोलना, ये भी एक चुनौती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अब स्कूलों में मैंने देखा हुआ है, कोई नया बच्चा आता है स्टेज पे तो उसके पाँव कांपते हैं, डरता है वो, और उसका डर चेहरे पे साफ झलक जाता है। आपको मेरे चेहरे पे कहीं डर लग रहा है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो हमारा तो काम है बार बार स्टेज पे जाना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब जो बच्चा कभी स्टेज पे नहीं गया, वो अगर बार बार स्टेज पे आएगा तो धीरे धीरे उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये भी चैलेंजेस हैं, हम इन चैलेंजेस को फेस करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। मानव मस्तिष्क ईश्वर की अनुपम देन है, इसमें इतनी अधिक शक्तियाँ सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में हैं, जिनका एहसास मानव को भी नहीं है। आप सबके पास में, सबके पास में, लेकिन वो क्या है, सोई हुई, उनको जगाने की ज़रूरत है। एक सामान्य मनुष्य अपने मस्तिष्क की कुल क्षमताओं का केवल 4 या 5% का ही उपयोग कर पाता है। मानव जितना सोचता है उससे कहीं अधिक स्मृति संचित करने की क्षमता इस मस्तिष्क में है। अब मैं आपको बताऊं, आप शायद आप लोगों को पता होगा, पुराने ज़माने में जब कभी किसी को गाने वगैरह सुनने होते थे तो टेप रिकॉर्डर होता था और उसके अंदर कैसेट लगाते थे। अब एक कैसेट के अंदर 10 गाने आते हैं मान लो, अगर किसी को 1000 गाने सुनने तो वो कितनी कैसेट रखेगा? 100 कैसेट रखेगा। अब 100 कैसेट को रखने के लिए इतना बड़ा डिब्बा चाहिए? तो ये तब की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं, 10 साल समझ लो आप। आज भी होंगे घरों में टेप रिकॉर्डर, लेकिन आज की डेट में मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड लगता है, उसी के अंदर 1000 गाने स्टोर हो जाते हैं। अब ये छोटा सा मेमोरी कार्ड बनाया किसने? इंसान नहीं बनाया। आप सोचो, इस छोटे से मेमोरी कार्ड के अंदर हज़ारों गाने स्टोर हो सकते हैं, हज़ारों वीडियो स्टोर हो सकते हैं, लाखों फाइल्स स्टोर हो सकती है इतने से मेमोरी कार्ड में। तो उस ऊपर वाले ने कितना बड़ा मेमोरी कार्ड हमको दिया है, दिया है। एक ख़ास बात, इंसान ने जो मेमोरी कार्ड बनाया उसमें क्या होता है, जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट होता है। आप जैसा उसके अंदर भरोगे वैसा ही बजेगा। लेकिन इसकी खास बात क्या है, जैसा इसके अंदर इनपुट जाता है उससे नई तरह का आउटपुट बाहर आता है। बात आई समझ में? मान लो कोई कवि बिल्कुल नई कविता लाकर के आपको पढ़ के सुनाए, तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा है कविता सुनने में, आपको लगेगा ये कविता बिल्कुल नई सुनी है, पहली बार सुनी और बहुत अच्छी कविता है। लेकिन सोचो ज़रा, उसके अंदर जो भी शब्द आ रहे हैं वो शब्द सारे आपने पहले कभी न कभी सुने होंगे। किया क्या है, वो जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों को रीअरेंज किया है, नई तरीके से अरेंज करके और आपके सामने प्रस्तुत किया है। कवि है, लेखक है, वो यही तो काम कर रहे हैं। तो इनपुट गया, अब आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो और एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जब उनके जवाब लिखते हो तो ऐसा थोड़ी कि जैसा किताब में लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा लिख रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो ना। तो हो क्या रहा है, आपने बुक के अंदर जो पढ़ा वो आपके ब्रेन के अंदर है, और वापस जब आप लिख रहे हो तो वो उसको रीअरेंज करके रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ख़ास बात, आप लोगों ने महसूस किया होगा कभी कि परीक्षाएं तो बहुत बार दी है, कई बार ऐसा लगा होगा कि जैसे एक क्वेश्चन पेपर आया, 15 क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि 15 में से 13 क्वेश्चन तो मुझे बहुत बड़े आते हैं, तो वो 13 तो आप फटाफट लिखते हो उनके आंसर, लेकिन 2 क्वेश्चन में आप अटक रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पढ़े हुए तो हैं लेकिन अभी याद नहीं आ रहे हैं। आप बैठे बैठे दिमाग पे जोड़ डालते हो, ये पढ़ा था, पहले पढ़ा था, क्या था इसका उत्तर, सोचते हो। फिर जैसे तैसे थोड़ा बहुत जो याद आ रहा है वो लिखने की कोशिश करते हो, और इतने में क्या हुआ, घंटी बज गई, इन्विजिलेटर आता है, आपसे कॉपी लेता है, सर 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 1 मिनट मुझे 1 लाइन और लिखनी, होता है ना। लेकिन अब आपके माइंड में चल रहा है कि ये जो दोनों क्वेश्चन थे इनका जवाब है क्या। अब आप यूँ सोच रहे हो मुझे आता तो है लेकिन अभी आ क्यों नहीं रहा है, याद क्यों नहीं आ रहा है, होता है, हुआ है। और फिर आप सोचते 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 एग्ज़ाम हॉल के या एग्ज़ाम रूम के बाहर निकलते हो, और वहाँ आपकी किताबें पड़ी हुई है या कॉपियाँ पड़ी हुई है,
आप वो किताब या कॉपी लेकर के खोल के, अरे ये तो मेरे को आता था। अब कई सारे लोग हंस रहे हैं कि हाँ हमारे साथ में ऐसा हुआ है। अब वो जो याद हुआ वो ऐसा याद हुआ कि फिर भूलने का कोई काम ही नहीं। होता है ना, किस किस के साथ में ऐसा हुआ, हाथ उठाओ जरा। हुआ है, देखो सबके साथ में हुआ, वेरी गुड, शाबाश। अब इसका मैं कारण बता रहा हूँ। वो जो 2 क्वेश्चन थे, आपको लग रहा था कि ये पढ़े हुए हैं लेकिन अभी याद नहीं आ रहे हैं, मतलब वो आपके अवचेतन मन में हैं लेकिन अभी याद, मतलब अवचेतन से चेतन मन में नहीं आ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में नहीं आ पा रहे हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, जिज्ञासा बढ़ गई। अब जब जिज्ञासा बढ़ती तो एकाग्रता भी बढ़ती है। अब आप सोच रहे हो कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, आप वो सोचते सोचते बाहर निकले और जिस मोमेंट पे आप अपनी वो बुक खोलते हो उस मोमेंट पे आपकी एकाग्रता एक्सट्रीम लेवल पे होती है और जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है वो पूरा का पूरा अवचेतन से खींच के चेतन में आ जाता है और वो एसिमुलेशन बैठ जाता है और फिर वो ऐसा याद हुआ कि भूलने का काम ही नहीं। राइट। एक चीज़ और देखी होगी, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कभी जैसे रात को पढ़ाई कर रहे हैं, गणित के सवाल सोल्व कर रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, मान लो गणित का सवाल आपने, जैसे एक एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन है, कुछ तो सोल्व हो गए और कुछ में आप अटक गए और आपको लग रहा है कि ये सोल्व तो हो सकता है लेकिन गलती कहाँ हो रही, वो गलती पकड़ में नहीं आ रही। होता होगा। अब क्या हुआ कि आप आगे बढ़ गए और अगले सवाल सोल्व किए और फिर सो गए, नींद निकाल ली। अगले दिन सुबह उठे, वापस से आपने देखा भाई रिवाइज करते हैं और फिर उस पर नज़र डाली उस सवाल पे कि ये सवाल, फिर आप सोल्व करते हो और वो सोल्व हो जाता है और पकड़ में आ जाता है कि गलती कहाँ हो रही थी। हुआ ऐसा कभी? या जो चीज़ रात को पढ़ रहे थे वो पूरी तरह से समझ में नहीं आई लेकिन सुबह जब दोबारा पढ़ा तो वो समझ में आ गई। सबके साथ होता है। अब ऐसा क्यों हुआ उसका भी कारण बता रहा हूँ, बहुत बड़ी साइंस है। आपने जब रात को वो मटेरियल पढ़ा, जो भी पैराग्राफ टॉपिक पढ़ा, उसको पढ़ा मतलब वो आपकी आँखों से होते हुए आपके खोपड़े में पहुँच गया और कहाँ गया? अवचेतन मन से चेतन से अवचेतन के अंदर गया। अब आप सो गए। सो जाते हैं तो केवल चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड सोता है, अवचेतन मन नहीं सोता है। वो 24 घंटे काम करता है, बहुत पावरफुल होता है वो। अब उसने क्या किया, हम तो सो रहे हैं लेकिन वो काम कर रहा है अंदर, वो उनको रीअरेंज करता है और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढता है। और फिर जब सुबह हम वापस उठ कर के देखते हैं तो हमें नहीं पता था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने काम कर दिया है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड पूरा सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। मैंने आपको कहा ना कि उस बालक को कहा था रात को सोने से पहले 10 बार बोल कि मुझे इंजीनियर बनना है, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा क्यों? वो 10 बार बोल के सोएगा, वो तो सो गया, नींद आ गई, लेकिन अवचेतन मन के अंदर वो चीज़ चली गई। अब वो अवचेतन मन प्लानिंग करता है कि इसको इंजीनियर बनाना है। तो कैसे बनाना है? आप लोगों को भी आपकी लाइफ का जो एम है, मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि रात को सो तो 10 बार बोलो अपने आप को कि मुझे ये बनना है, ये बोल कर के सो रात को। चमत्कार होगा, आप अपने आप उस डायरेक्शन में जाओगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, सुना है ना वो। फिर स्मृति वाली बात पे वापस हम आते हैं, मेमोरी। आप लोगों ने विज्ञान के अंदर पढ़े होंगे तत्वों के नाम, आवर्त सारणी में, पीरियडिक टेबल। अगर आप में से किसी को याद हो तो बताओ, थोड़े बहुत एलिमेंट्स। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, कुछ याद होंगे ना? अच्छा, पढ़े कितने बच्चों ने बताओ, हाथ उठाओ। ये पढ़े हुए हैं ना? थोड़े बहुत एलिमेंट्स के नाम मुझे याद हैं, सुनाऊं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, एट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, स्टेनस, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जिनान, सीजियम, बेरियम, लेंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, यटर्बियम, ल्यूटिशियम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, थोरियम, एक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबिलियम एंड लॉरेंसियम। ये थोड़े बहुत तत्वों के नाम मुझे पता है ना। अब मुझे पता है, ये जब मैं बोल रहा था ना तत्वों के नाम, तो ज़्यादातर मुझे यूँ करके देख, और तो और क्या सोच रहा हूँ, कतरो याद है उन्होंने। मैं बता रहा हूँ, जितनी कैपेसिटी मेरी है उससे भी 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी आपकी। अब आप कहोगे हैं सर मजाक मत करो सर, पर मैं कहूँ ये सच्ची बात है, तो उसका कारण बता रहा हूँ। क्योंकि अभी आप स्टूडेंट लाइफ से होकर के गुजर रहे हो, और आपका काम पढ़ना और नई नई चीज़ों को सीखना। अब मेरे तो क्या है, गिली मिट्टी थी वो पक गई, बात आई समझ में। अभी आप स्टूडेंट हो, आपकी गिली मिट्टी, उसको जो चाहे वो शेप दिया जा सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की किस्मत चमकने वाली हो, ऐसा हो सकता है। आने वाले 2-3 साल में हो सकता है कोई बड़ा चमत्कार हो जाए। अब जब ये लाइन में बोल रहा था ना, तब लगभग सारे लोग सोच रहे थे कि हाँ वो मैं हूँ। बिल्कुल आप ही हो, सभी हो। बस ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुना होगा बहुत बार, अरे सर घणी दान होने, कान पाकी गया है हुणी हुणी में। पर सही बात है, अरे आप किसी दुकान पे जाओगे, वहाँ से कोई सामान लेना है तो कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे। तो बिना कीमत चुकाए क्या आपको कुछ मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। अब इसमें मेमोरी में ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं जब छोटा था तो राज्यों की राजधानियाँ, मैं 7वीं-8वीं में पढ़ रहा हूँगा, राज्यों की राजधानियाँ याद करनी थी, तो ज़्यादातर की तो याद हो गई, लेकिन कुछ पूर्वोत्तर राज्य थे, उनकी राजधानियाँ याद करने में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। अब जैसे आपसे अगर पूछा जाए, केवल हाथ उठाना, बोलना नहीं है, त्रिपुरा की राजधानी कितने बच्चों को मालूम है? हाथ उठाओ। बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ उठाओ। अब अगर मैं कहूँ कि सबको ही मालूम है, तो आप कहोगे कि हाँ अभी याद नहीं आ रहा है। बता क्या है? अगरतला। कितने स्टूडेंट्स को याद आ गया कि हाँ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है? देखो सबको याद आ गया। जब अपन रिवीजन कर, अब ये याद हो गया, अब आप भूलोगे थोड़े। पर मुझे हमारे एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि देख ये राज्यों की राजधानी कुछ कुछ है, वो ऐसे याद करनी कि त्रिपुरा, एक ये मैंने त्रिभुज बनाया, इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड मान लो, इसके ऊपर लगा दी अगरबत्ती, धुआं निकल रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो त्रिभुज है इससे तू याद कर ले त्रिपुरा, और इसके ऊपर अगरबत्ती लग रही है, अगरबत्ती से अगरतला। याद हो गया? ये फ़ोटो खोपड़े में बिठा ले, तो ये फ़ोटो याद हो गया, आपको भी याद हो गया। इजी तरीका है, बात आई समझ में? इसी तरह से उन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश, केवल हाथ उठाना जिनको पता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। याद आ गया? वो भाई साहब बोले कि देख अपने पड़ोस में वो अरुणा दीदी रहते हैं ना। मैंने कहा हाँ। तो मन में सोच कि वो अरुणा दीदी ने हाथ में ईंट उठा के रखी है, अरुणा दीदी से अरुणाचल प्रदेश और ईंट से ईटानगर। मैंने कहा हाँ ये तो बढ़िया तरीका है। अब ये हम बच्चों को, जो मैंने अभी तत्वों के नाम सुनाए ना, पीरियोडिक टेबल, अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, तो
अब ये आप सोच रहे थे कि इतने तत्वों के नाम सर को कैसे याद हो गए। पहली बात तो ये कि मेरा सब्जेक्ट ही केमिस्ट्री है। अब अगर ये तत्वों के नाम मुझे याद नहीं होंगे तो क्या मेरे केमिस्ट्री में पढ़ा पाऊँगा क्या बच्चों को। दूसरी बात, आपको पता है कि बहुत सारे लोग रोज़ हनुमान चालीसा बोलते हैं तो बोलते बोलते रटा जाती है। यहाँ पे भी वही है। मैं जब 11th क्लास में था तो ये तत्वों के नाम याद करने की धुन सवार हो गई, तो कागज़ पे लिख लिए और मैं रोज़ बोलता तो याद हो गए। बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन अब ये जो तत्व हैं उन बच्चों को याद करवाने थे, तो याद करवाने के लिए क्या तरीके हैं मैंने भी खुद कहीं सीखे और बताया। जैसे आपको पता होगा कि टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं उसके अंदर। उसमें ग्रुप नंबर 1 जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, याद आ रहा होगा ना आप लोगों को। ये तत्वों के सिंबल लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो मैंने बच्चों को सिखाया, मैंने भी खुद सीखा था कहीं से। हे लीना की रब से फरियाद, इसके अंदर ढूंढो, हे लीना की रब से फरियाद। अब याद हो गया, बढ़िया तरीका है। दूसरे ग्रुप के अंदर आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, देखो ज़रा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, हो गया याद। तो ऐसे कुछ तरीके लगाओ। मैं खुद भी जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो पंजाब की 5 नदियाँ, पंजाब के अंदर 5 नदियाँ बहती है। पंज मतलब 5 नदियों की वजह से ही पंजाब का नाम पड़ा। अब वो नदियाँ कौन कौन सी थी, है अभी भी बहती हैं, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलुज। अब मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी मैं इसको रिवाइज़ करता मेरे को 4 तो याद आ जाती, कोई ना कोई एक भूल जाता। तो मैंने तरीका लगाया, एक एक अक्षर सबके उठा करके एक शब्द बना लिया, झेरा व्याचिस, झेरा व्याची स, झेरा व्याचिस। अब याद हो गया, बताओ कहीं खोपड़े से निकल के जाएगा नहीं, खूंटे से बन गया वो। इसी तरह से ये तो ग्रुप नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे 13 है। तो उसके अंदर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। अब याद हो गया, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, इजी तरीका है। इसी तरह से ग्रुप नंबर 14 उसके अंदर कार्बन, सिलिकॉन, टिन, नहीं जर्मेनियम, यहाँ आएगा जर्मेनियम, टिन और लेड। कहे सीता जी सुने प्रभु, अब उसी सीक्वेंस के अंदर याद रखना होता है। तो ऐसे तत्वों के नाम बताए। अब आपको मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, सुनाऊँ। मैं एमएससी की पढ़ाई कर रहा था चित्तौड़ से। उस दौरान गुजरात में संतरामपुर मेरी मौसी रहती है, उनका लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ में चित्तौड़ में कोई शादी अटेंड करने के लिए आया था। अब वो आए, उनको पता था कि भाई नरेंद्र भी वहीं पढ़ाई कर रहा है, वो मुझसे भी मिलने के लिए आए। मेरे रूम पे पास में था रूम। तो फिर उन्होंने कहा कि शादी तो शाम को है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, तो अपन चित्तौड़ का किला देखने चलें क्या। मैंने कहा चलते हैं। अब उनके साथ के 4-5 लोग भी थे, तो हम सब ऑटो रिक्शा करके और चित्तौड़ किले पे पहुंच गए। पूरा किला घूमा हमने। अब वहाँ पे कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और माँ कालिका का मंदिर, पद्मिनी महल, ये सारी चीज़ें, म्यूज़ियम वगैरह, और वो फिर मीरा मंदिर हम आए। अब वहाँ हम आए, ऑटो से उतरे, मेरी नज़र पड़ी ऑटो के नंबर प्लेट पे। नंबर था उसका 0496। अब ये बहुत पुरानी बात है, मुझे अभी तक याद है।
0496 ये नंबर। अब क्या हुआ कि मंदिर में दर्शन करके कैमरा भी लाए थे साथ में, फ़ोटो वोटो खींचे बहुत सारे। वापस हम रवाना हो गए। जिस रिसोर्ट में शादी थी वहाँ हम पहुँचे, ऑटो से उतरे, ऑटो वाले को पेमेंट दिया, ऑटो रवाना। अब जैसे ही ऑटो रवाना हुआ, थोड़ी दूर गया और हम थोड़ा अंदर आए और मेरे भाई साहब बोले, अरे वो कैमरा उस ऑटो में ही रह गया। उन्होंने देखा किसी के हाथ में कैमरा नहीं है, अरे वो कैमरा, अरे उस ऑटो में रह गया। मैं भाग के गया बाहर और ढूंढा तो वो ऑटो रिक्शा कहीं दिखा नहीं, और भाग के गया मैं बाहर गली के वहाँ तक, लेकिन वो तो जा चुका था। तो मैं वापस पलट के आने लगा तो वो तीनों चारों आ रहे हैं, अरे मिला क्या? नहीं मिला। मैंने कहा ऑटो स्टैंड है पास में, चलते हैं वहाँ जाके देख लेंगे। अब वहाँ गए, दिखा नहीं। बोले अब क्या करें? मैंने भाई साहब को कहा कि मुझे उस ऑटो का नंबर याद है। बोले हैं याद है, क्या नंबर है? मैंने कहा 0496। सही में? मैंने कहा हाँ। तो फिर ठीक है, वहाँ पे ढूंढा, 0496 दिखा नहीं। दूसरे ऑटो वाले थे, उनसे पूछा कि ये ऑटो का नंबर किसका है? पता नहीं। एक ऑटो वाले को कहा कि इसको ढूंढवाना है, आप चलोगे साथ में? बोले चल लेंगे। हमने कहा भाड़ा दे देंगे आपको। ठीक है। अब हम ऑटो में बैठ के रवाना हुए। हर आने जाने वाले ऑटो को हम देख रहे, उसके नंबर प्लेट पे नज़र, पता नहीं कितने निकल गए। अब चित्तौड़ में जो रेलवे का अंडरब्रिज है, देखा होगा आप लोग, गए होंगे उधर। वो अंडरब्रिज से होकर के हम निकल रहे थे और उधर सामने से एक ऑटो आ रहा और सबकी नज़र हमारी उस पर पड़ी। वो 0496 नंबर का ऑटो, और वो हमको क्रॉस करके निकल गया। मतलब हमारी नज़र पड़ी इतने में तो क्रॉस कर लिया, और हम सब एक साथ चिल्लाए, ओए रुक जा। वो रुक गया। अब वो भी रुक गया, हम भी रुक गए। अब वो ऑटो वाला उतरा और उसने हमको देखा और उसने पहचान लिया। हम गए, वो ऑटो वाला ईमानदार था, उसने कहा भाई साहब आपका कैमरा मेरे ऑटो में रह गया था, मैं वापस आपको देखने आया था लेकिन आप दिखे नहीं। हमने राहत की सांस ली कि बंदा ईमानदार है। हमने कैमरा लिया, थोड़ा बहुत उसको इनाम दिया और वापस रिसोर्ट में आ गए। उसको भी पैसे दिए, ऑटो वाले को, वो गया। मेरे भाई साहब ने मेरे को पूछा कि तू एक बात बता कि तेरे को ये नंबर याद कैसे रहा? अब मैंने कहा मैं ये कैसे कहूँ कि कैसे याद रहा, बस मेरे को तो मेरे माइंड में एक बात क्लिक की कि इस ऑटो का जो नंबर है वो 500 में 4 कम है। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? 500 में से 4 माइनस करो, 496, तो 0496। ध्यान देना, हम एमएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे तो हमारा काम क्या था, बहुत सारी चीज़ों को कैसे याद रखा जाए ये सोचते रहते थे हम। तो खोपड़ा अपने आप काम करता है। उस दिन नहीं बताया था 24 को 60 से गुणा करना है, तो प्रैक्टिस करते हैं तो खोपड़ा चलता है। चीज़ों को कैसे याद रखना है वो भी ये बताता है। वो याद रह गया। इसी तरह से एक और घटना सुनाता हूँ। मेरी पोस्टिंग जब मावली थी, मेरा ससुराल जोधपुर है, तो मावली से जोधपुर जाने का काम पड़ता रहता था हमको। तो जब शुरू में जब मेरा नया ट्रांसफ़र हुआ था तो मालूम नहीं था, एक बस एजेंसी वाले के पास गए, ट्रैवल एजेंसी के पास, तो उसने कहा एक बस जाती है रात को 11:15 साढ़े 11 के लगभग, तो मैं आपके टिकट बना देता हूँ। क्या बना दो, पर बोले कि बस यहाँ नहीं आएगी, बस वहाँ चौराहे पे आएगी, आप वहाँ जाके खड़े रहना, रात को 11 बजे पहुँच जाना। ठीक है। मैं पहुँच गया अपना बैग लेके, इंतज़ार किया, बस का नंबर भी था। देखा बस आई, बस रुकी, वही बस थी, बस में चढ़ गए, बस रवाना। अब मैंने ये सोचा कि ये बस के ड्राइवर का नंबर ले लेते हैं, कभी काम पड़ेगा तो मैंने पूछा कि हाँ भाई साहब आपका मोबाइल नंबर बताओ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप नोट करो। अब उन्होंने वो नंबर बोलना शुरू किया और मैंने अपने मोबाइल के अंदर सेव करना शुरू किया। वो बोले लिखो, मैंने कहा बोलो। 99, बोले 99, 28, मैंने कहा 28, 22, मैंने कहा 22, 82 तो 82, फिर 37। ये
मैंने नंबर सेव कर लिया। मैंने पूछा नाम भी बता दिया, भैरू जी पटेल, वो भी सेव कर लिया। फिर उस नंबर को देख के मैंने कहा यार आपके नंबर तो बहुत ईजी हैं। बोले ईजी हैं? कैसे ईजी हैं? मैंने कहा आपके मोबाइल नंबर के अंदर 282 2 बार आ रहा है। बोले हाँ यार यो तो मेरे को होचो ही नहीं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? अगली ट्रिप पे जाना था मुझे जोधपुर। वो ट्रैवल एजेंसी के पास गया, उसने कहा कि हमारी जो वो उससे अनुबंध टूट गया है, अब हम तो बुकिंग नहीं करते हैं। मैंने कहा उसको फ़ोन लगाते हैं, पर वो मोबाइल नंबर था वो मिसप्लेस हो गया था, उसके अंदर से डिलीट हो गया था। मैंने थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डाला, नंबर बताया था 99 282 और 37। मैंने नंबर डायल किया। मैंने पूछा हाँ भैरू जी पटेल बोल रहे हैं? बोला हाँ बोल रहा हूँ। मैंने राहत के साथ मैंने कहा एक टिकट बुक करनी है, सीट बुक करनी है जोधपुर के लिए। बोले ठीक है कर देते हैं, कर ली। अब रात को जब मैं गया उस बस में तो सीटें भरी हुई सारी, मेरी सीट खाली थी। मैं बैठ गया। अब मैं ये सोच रहा कि अगर मैंने ये नंबर याद नहीं किया होता तो वो सीट भी भर जाती, तो मुझे रात भर खड़े खड़े जाना पड़ता। तो याददाश्त अच्छी होने का फ़ायदा है कि नहीं? याददाश्त बढ़ाई जा सकती है प्रैक्टिस से। मैंने आपको कहा था सेम डे और नेक्स्ट डे 2 बार का रिवीजन करना है। बात आ गई समझ में? फिर हम आगे बढ़ते हैं। मानव जितना सोचता है उससे कहीं अधिक स्मृति संचित करने की क्षमता इस मस्तिष्क में है। न केवल स्मृति बल्कि समझना, सोचना, विचारना, चिंतन करना, निर्णय लेना, अभिव्यक्ति, लेखन कार्य, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति, समस्याओं का समाधान करना, गणित के सवाल सुलझाना, आइडिया सूझना, आविष्कार करना, संवेदनशीलता, सहानुभूति होना, संगीत, नृत्य, अभिनय, ललित एवं अन्य कलाएं आदि आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जो मस्तिष्क द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसके अंदर एक चीज़ आ रही है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? सबको ही पता होगा, नरेंद्र जी मोदी। अब जब ये नाम आपके माइंड में आया तो उनकी फ़ोटो भी माइंड में आई होगी, टीवी पे बहुत बार देखी होगी, मोबाइल में देखी होगी, अखबारों के अंदर देखी होगी, शक्ल आ गई दिमाग में। मैं पूछूं कि इनसे पहले कौन थे प्रधानमंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी याद आ गए। अब नाम लिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, भाई मुझे तो यूँ लग रहा है कि जैसे मैंने पूछा कि इनसे पहले कौन थे, तो कुछ लोग तो खोपड़े पे जोर डाल रहे थे इनसे पहले कौन थे, और जैसे उधर से आवाज़ आई डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाँ राइट, मतलब वो खोपड़े में था और वो याद आ गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया तो उनकी फ़ोटो भी दिमाग में आ गई, पगड़ी वाले, दाढ़ी वाले, है ना। पर एक बात बताओ, जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह याद आए थे क्या उस टाइम पे? नहीं याद है। उनकी फ़ोटो दिमाग में आई थी? नहीं आई थी। लेकिन जब नाम लिया तो फ़ोटो आ गई दिमाग। एक बात बताओ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया तो उस टाइम पे क्या आपके खोपड़े में अमिताभ बच्चन दिखा था क्या? अभी दिख गया? अभी दिख गया। क्यों? अमिताभ बच्चन का नाम लिया उस टाइम पे आपको शाहरुख खान दिखा था क्या? नहीं दिखा, अभी दिख गया। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जब शाहरुख खान का नाम लिया उस टाइम पे आपको लता मंगेशकर नहीं दिखी होगी, अभी दिख गई। जब लता मंगेशकर का नाम लिया तो आपको सचिन तेंदुलकर नहीं दिखा होगा उस टाइम, अभी दिख गया। जब सचिन तेंदुलकर का नाम लिया तो आपको आपके पापा मम्मी नहीं दिखे होंगे, अभी दिख गए। और जब पापा मम्मी का नाम लिया तो आपको जो जितेंद्र जी भट्ट सर हैं वो नहीं दिखे होंगे, अभी दिख गए। अब जितेंद्र जी भट्ट सर का नाम लिया तो आपको शैलेंद्र सिंह चौहान नहीं दिखा होगा। अब आप लोग सोचे शैलेंद्र सिंह चौहान ये कौन है? अरे मैं बता दूं, वो मेरा दोस्त है। समझना, हमारा खोपड़ा भी कंप्यूटर है, इसमें हजारों तस्वीरें सेव है।
अभी पता लग गया होगा कितनी सारी तस्वीरें सेव है। जैसे जैसे मैं नाम बोलता जा रहा था वैसे वैसे वो तस्वीरें आपको खोपड़े के अंदर दिख रही थी अंदर। इसको बोलते हैं इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति सेव है। कल्पना शक्ति और भी होती, नया नया कुछ आप इमेजिन करो वो भी होता है। समझना, जैसे कंप्यूटर होता है और कीबोर्ड है, बहुत सारी कीज़ हैं। अब आपने अमिताभ बच्चन की की को प्रेस किया तो अमिताभ बच्चन की तस्वीर स्क्रीन पे आ जाती है। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की की को प्रेस किया तो वो तस्वीर आ जाएगी। नरेंद्र मोदी की की को प्रेस किया वो तस्वीर आ जाएगी। आपके पापा मम्मी की को प्रेस किया तो उनकी तस्वीर आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द आपके कान में से होते हुए खोपड़े में जा रहे हैं और वहाँ बहुत सारी तस्वीरें हैं, और जैसे ही नाम लिया वो आपका जो दिमाग है आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। बात आई समझ में? अब एक बात बताओ, मैं गाय के सामने जाके खड़ा हो जाऊं और गाय को बोलूं अमिताभ बच्चन, गाय को खोपड़े में अमिताभ बच्चन दिखेगा क्या? नहीं। आपको पता है कि उसको नहीं दिखेगा, आप कितने इंटेलिजेंट हो, लेकिन उस गाय को नहीं पता कि जब अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है तो इन सबको दिखता है खोपड़े में। ध्यान देना, ये जो ताकत है उस ऊपर वाले ने केवल इंसान को दे रखी है। मानोगे? अब ये इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो। आप उसकी कोई पंक्ति बना लो, कोई सीरीज़ बना लो, याद रह जाएगा। अब जैसे मुझे अभी कुछ काम याद रखने थे, वो काम क्या है? जैसे मेरे मावली के प्रिंसिपल साहब हैं, उनको फ़ोन करना है, ये मुझे याद रखना है। पचपदरा में मैडम हैं प्रिंसिपल, उनको एक ईमेल सेंड करना है, ये याद रखना है। मुझे कल शाम को रतलाम जाना है तो वो बस स्टैंड पे बस के लिए मालूम करना है, वो मुझे याद रखना है। और पेन ड्राइव के अंदर कुछ डाटा मुझे स्टोर करना है, वो याद रखना है। तो मैंने एक लाइन बना ली कि दोनों प्रिंसिपल को बस में बिठा करके पेन दे दिया और वो कुछ लिख रहे हैं, ऐसा मन में सोच लिया, ये याद हो गया। अब ऐसे 10 काम है तो 10 काम याद रखे जा सकते हैं। बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसी चीज़ें, ऐसी ट्रिक्स मैं बताता रहता हूँ। क्लियर? एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये जो नंबर मैंने लिखा है ना, मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो नंबर हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ ये नंबर है, इसको डायल करके देखेंगे ये सही बोल रहे हैं कि नहीं सर। वो डायल करके उधर भैरू जी पटेल का माथा खाते हैं। अरे ये सही में भैरू जी पटेल हैं, ये सच्ची घटना है, आप उनको फ़ोन लगाना मत, पक्का नहीं। कुछ शरारती होते हैं जो लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इससे आगे वाली चीज़ें तो ये तो आपने पढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा हम इसमें अलग चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी सोमनाथ में, है ना। सोमनाथ के पास में कोडीनार गांव है, वहाँ 2 साल मैंने निकाले। पहले बैच में जो 12th का बैच पढ़ के निकला, 40 बच्चे थे। पहले बैच में 40 में से 35 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। दूसरा बैच था, उसमें भी 40 में से 36 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। बिलीव करोगे वो बच्चे कितना पढ़ते होंगे, कितनी मेहनत करते होंगे। एक लड़का था हार्दिक राखोलिया, वो पढ़ने में टॉप, शुरू से लेकर के लास्ट तक फर्स्ट रैंक पे ही रहा, वो होशियार पढ़ने में। और 12th का जब उसने एग्ज़ाम दिया बोर्ड का, आप विश्वास नहीं करोगे, उसके मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर थे, केमिस्ट्री में 99, फिजिक्स में 96, और बायोलॉजी भी थी, मैथ्स और बायो दोनों ही थी। बायो में उसके 94 नंबर, 94 नंबर। अब आप सोचो इसका भी एवरेज निकाल दें तो वो भी 97 पॉइंट समथिंग बैठता है। उसके पेरेंट्स कितने प्राउड फील करते होंगे उसके। और वो यहीं नहीं रुका, उसने 12th के तुरंत बाद में 5 एग्ज़ाम दिए इंजीनियरिंग के, 5 में पहली ही बार में सेलेक्ट। IIT दिया उसमें सेलेक्ट, बिट्स पिलानी दिया उसमें सेलेक्ट, VIT दिया उसमें सेलेक्ट, AIEEE दिया उसमें सेलेक्ट, गुजरात CET दिया उसमें सेलेक्ट।
आमतौर पे प्रॉब्लम क्या होती है, लोग बाग है ना 5 एग्ज़ाम देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान किसी एक में तो नंबर आ जाए। और वहाँ उसकी प्रॉब्लम क्या थी, 5 में नंबर आ गया, हे भगवान अब मैं जाऊँ किस में। भगवान बड़े याद आते हैं परीक्षाएं आती है तो, बताया था क्यों, भगवान क्या करेंगे। अरे भगवान क्या कहते हैं कि मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर दूंगा लेकिन सब कुछ नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर दूंगा लेकिन सब कुछ नहीं करूंगा। अरे तो अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ा करके तो देख, तेरे को मेरी तरफ से हज़ारों कदम सहायता के मिलेंगे, लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना पड़ेगा, तब अगले कदम सहायता के मिलेंगे। अगर तू नहीं चलेगा तो तुझे सहायता नहीं मिलेगी। जब हम स्वयं की सहायता करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। भगवान हमारे छोटे छोटे प्रयासों से प्रसन्न होते हैं, ना कि बड़ी बड़ी बातों से। और जब हम छोटे छोटे प्रयास करते हैं तो वो हमको बड़े प्रयास करने की ताकत देता है। अब छोटा प्रयास क्या है, टीवी चल रही है और आपको पता है 2 दिन बाद मेरे टेस्ट हैं। अब वहाँ टीवी का वो रिमोट का बटन दबा करके पढ़ने के लिए बैठना है ना। तो अब वो बटन बंद, मतलब टीवी बंद करने के लिए बटन दबाना है, तो उसके लिए ताकत तो चाहिए। और कितनी ताकत चाहिए, एक छोटा सा बटन दबाना है उसके लिए कितनी ताकत चाहिए। ये वो वाली ताकत नहीं चाहिए, ये वो वाली ताकत चाहिए। अब वो वाली ताकत कितनी है, ध्यान देना। अगर आपके जीवन का लक्ष्य, लाइफ का एम सॉलिड है, बड़ा है, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको परेशान नहीं करेगी। और अगर आपकी लाइफ का एम नहीं है तो आप ये छोटी मोटी चीज़ों में और बातों में उलझ के रह जाओगे। अरे आप जो चाहते हो वो तो आपको बाद में भी मिल जाएगा, एंजॉय करना चाहते हो वो तो बाद में भी कर लोगे, लेकिन ये जो टाइम है ये चला गया तो वापस नहीं आएगा। खेत के अंदर फसलें खड़ी हुई हैं, अगर समय पर सिंचाई नहीं की तो वो फसलें सूख जाएगी। अब अगर वो फसलें सूख गई और उसके बाद आप सोचो कि नहीं मैं तो पानी डालूं, सिंचाई करूं, तो क्या वापस से वो फसलें लहलाएगी क्या? नहीं। इसलिए ध्यान रखना, अभी आपका टाइम चल रहा है, थोड़ी सी तकलीफ सहन कर लो, बाद में बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बताऊं, ऊपर वाला हेल्प करता है, ऊपर वाले में विश्वास है आपको, वो हेल्प करता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, पर 2 इम्पोर्टेंट तरीके बता रहा हूँ। पहला तो ये कि वो आपको सद्बुद्धि देगा कि क्या करना है। अब अगर एकाएक ये पता नहीं भी लगे तो आप 10 मिनट का मेडिटेशन रोज़ करो। यूँ समझ लो कि कहीं कोई है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको विचारों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके से, या वेव्स भेजेगा, रेडिएशंस भेजेगा। क्लियर? दूसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा वो। अब आप कहोगे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएगा, समझना। मैं अगर यहाँ पर जो ईंटें होती ना जिससे मकान बनाते हैं, वो ईंटें यहाँ पर बिछा करके उस पर चलूँ या आप लोग चलो तो चल पाओगे उस पर? बात आई समझ में? अब उसी जो वो एक ईंट की जो लाइन बनाई है, अगर हम ईंट के ऊपर ईंट रख करके इसे दीवार बना दे 20 फीट ऊंची, अब आपको कहा जाए इस दीवार के ऊपर चलो, अब वो ईंट की जो दीवार है, ईंट है, उसकी चौड़ाई तो उतनी ही है। जब केवल एक लाइन ज़मीन पे बिछी हुई थी तब तो बड़े आराम से चल रहे थे, लेकिन अब इतनी ऊंची दीवार बन गई और उसके ऊपर चलने को बोल रहे हैं, आप उसके ऊपर चलोगे तो डगमगाओगे, आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। समझना, जब हम उस ऊपर वाले को याद करते हो, जब हमको अंदर से ये एहसास होता है कि वो कोई है हमें थामने वाला, तो उसमें क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा उस एक ईंट की लाइन पर चल रहे हैं। आपको पता है कि अगर मैं इधर गिरा या इधर गिरा तो ये ज़मीन मुझे थाम लेगी। बात आई समझ में? ऐसा एहसास आता है, ऐसे वो आत्मविश्वास बढ़ाता है। और एक चीज़, कुछ लोगों को तो विश्वास नहीं होता है, कहाँ है भगवान, दिखता तो है नहीं। अब कहीं सुना होगा कि भगवान कण कण में है। कहाँ है कण कण में? ये पंखे में है क्या, बताओ ज़रा।
ये इसमें छत में है क्या? नहीं। अरे ये बेंच, ये टेबल इसके अंदर है क्या? किताबों में है, बताओ कहाँ है? बहुत सारे कण हैं, कहीं दिख तो रहे हैं। वो क्या कहता है ऊपर वाला? आम तौर पे क्या होता है, लोग बाग बोलते हैं पहले भगवान प्रकट होंगे उसके बाद मैं विश्वास करूँगा, लेकिन वो उल्टा बोलता है, पहले तू विश्वास कर फिर मैं प्रकट होऊंगा। बात आ रही समझ में? अब यही प्रॉब्लम है, विश्वास ही तो नहीं होता।